ठीक है। मुझे तो लगता है कि अगर तो क्लियर कट एविडेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है, और उसको दुनिया मान लेती है, बात ये है ना कि मैं तो पहले नंबर पे ये बात बता रहा हूँ कि एविडेंसेस ही नहीं मिलेंगे। होंगे तब तो मिलेंगे ना, सबसे बड़ा सवाल ये है कि होंगे तब तो मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई अपने गांव आ गया हूं और थोड़ा खुला वातावरण है, तो आपको चिड़ियों की भी आवाजें आएंगी, कुछ रास्ते से आने जाने वाली गाड़ियों की भी आवाजें आ सकती हैं, बीच में कुछ अगल बगल के बच्चों के खेलने की भी आवाज आ सकती हैं। तो प्लीज उस पर हैरान मत होइएगा। छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो गांव आना था और गांव आ गए हैं, तो कुछ टाइम तक हम लोग यहीं रहने वाले हैं और आपको वीडियोस यहीं से मिलेंगे। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेरे रिएक्शन के लिए वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसका टाइटल है हु किल्ड ईरान प्रेसिडेंट, पीएम मोदीज ट्वीट ऑन ईरान गोज वायरल। अच्छा जी, चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या बात कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट टीवी। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान गई। अब उसके ऊपर जो लेटेस्ट न्यूज है, अपडेट्स है, उसके ऊपर बात करेंगे। कौन से कंट्री के कौन से प्रेसिडेंट या किस लीडर ने क्या रिएक्शन दिया, क्या रिस्पांस दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जब ईरान वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा खबरों में था, ऐसी सिचुएशन में ये वाकिफ है वो कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? अल्लाह का करम, फिट फाट हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है दिलशाद भाई, ये जो खबर है जिसके ऊपर हमने वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं आपके ख्याल से, ज्यादातर वैसे तो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज यही कह रही हैं कि शायद ये कोई हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। आपके ख्याल से ये एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है? फिर उसके ऊपर अगले खबर की तरफ आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये वाकया बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन ये वाकया जिस टाइम पे हुआ है ये सस्पेंस क्रिएट कर रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है। और मैं इस वाकये को हिस्ट्री के साथ भी जोड़ूंगा और उसको आगे जो लिंक्स बन रहे हैं कंट्रीज के साथ उसके साथ भी जोड़ के कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं जो मेरी एनालिसिस है कि ये वाकया क्यों पेश आया और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं इस वाकये के पीछे। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे इस टाइम की जो टाइमिंग है, खास तौर पे जो ईरान के सदर के ऊपर हमला हुआ है, वो टाइमिंग आप गौर कीजिएगा कि इस टाइम चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ईरान से जो तेल ले रहा है, का इंपोर्टर है। ठीक है। और उसकी वजह क्या है कि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं और अमेरिका और ईरान का मसला हमारे सामने ही है पिछले कई अरसे से। ठीक हो गया। ठीक है। और पिछले दिनों को 2-3 साल पहले ईरान के सीनियर ऑफिसर्स का भी जो है ना वो उनका मर्डर हुआ था, इसका जो इल्जाम है वो अमेरिका के ऊपर लगाया गया था और उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई भी की गई थी। ठीक है। अभी अगर देखा जाए रिसेंटली तो इसका मसला इजराइल के साथ चल रहा है। ऐसे ही है, क्योंकि अटैक किया गया ईरान की तरफ से। और मैं ये एक बात बड़ी वाज़ह तौर पे क्लियर कर दूं कि ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर, वो इसलिए अटैक नहीं किया था फलस्तीन की वजह से, अच्छा, बल्कि उसके कौंसल खाने के ऊपर उन्होंने हमला किया था और उसका जवाब उन्होंने दिया। ठीक है। नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में, खास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड में यही बात है ना कि भाई ईरान वाहिद कंट्री है जिसने फलस्तीनियों के साथ दिया और फलस्तीनियों के लिए वो टाइमिंग्स कुछ इस तरह की बन गई थी, इस वजह से जो मुस्लिम उम्मा है वो पहले ही बहुत थोड़ी जज्बाती है तो उन्होंने उसको उसके साथ जोड़ दिया। लेकिन अब आप देखें कि इजराइल के ऊपर जो उनका डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत तगड़ा है। अगर कोई 4-5 इस्लामी मुल्क मिलके भी उनके ऊपर हमला कर देंगे ना तो मेरा ख्याल है वो उसको बेयर कर लेंगे। ठीक है। हाँ, जैसे देखें ईरान ने किया, अटैक किया, कितने मिसाइल वहां पे फेंके, लेकिन कोई एक उनकी शायद एक के बारे में था कि भाई जान गई है। एक चीज मैं आपकी दिलशाद भाई करेक्शन करता चलूं, आपने बोला जो अटैक हुआ है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अटैक हुआ है, आपने बोला हमला हुआ है जो ईरान के प्रेसिडेंट। नहीं, उसके ऊपर हमला नहीं हुआ, स्लिप ऑफ टंग होगी, उसके ऊपर हमले की बात नहीं कर रहा मैं। इजराइल के ऊपर नहीं है, जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, अटैक किया, मैं उसकी बात। ठीक है, इजराइल के ऊपर अटैक किया। दिलशाद भाई मुझे बताएं, आपने बोला इसे हिस्ट्री के साथ लिंक करेंगे, हिस्ट्री के साथ कैसे लिंक होता है? फिर कुछ लोगों का सोशल मीडिया, खासतौर पे पाकिस्तान में यह खबर है कि भाई इसमें इंडिया की एम्बेसी जो ईरान में है उसके हवाले से भी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें मोसाद का हाथ हो सकता है। कुछ लोग को मतलब हर एक अपनी अपनी, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर ये हमला हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का भी बड़ा, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस पे मैं आपको बताता हूँ कि जो जब ये वाकया हुआ है उसके थोड़े को 3-4 घंटे बाद जब ये ईरान की एजेंसीज को इसका पता चला और उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की, सबसे पहले उन्होंने इंडियन एम्बेसी के ऊपर जाके छापा मारा है। ठीक है। और ये ट्वीट है, खबर कह लें आप। और इसकी खबर मैं तो इस वाकये से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है। और ये वाकया अगर ऐसा हुआ होता तो आजकल का जो दौर है ये वाकया छुपा नहीं रहना था इतनी देर तक, और इसको ऑन करना था या इंडिया ने ऑन करना था या ईरान ने ऑन करना था। अभी तो फ्रंट पे आके दोनों ने ऑन नहीं किया इस वाकये। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आगे कंडेम किया इस वाकये को। ठीक है। बोला कि इस मुश्किल वक्त में हम ईरान के साथ खड़े हैं। ठीक है। अभी तक जो अमेरिका है उसका भी कोई सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं आया अभी तक, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शक की निगाह से इजराइल या अमेरिका को देख रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह भी बनती है, जैसे कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। उसके बाद पहली बात तो अमेरिका के सैंक्शंस आज से नहीं है, बहुत सालों से है।
प्रॉब्लम आज से नहीं है, बहुत सालों से है। रईसी को अगर टपकाना होता तो बहुत पहले टपका चुके होते या कुछ कर दिया होता। पॉलिटिकल मर्डर्स ऐसे नहीं होते हैं, और वो भी आप किसी देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अपने देश में हो जाए वो अलग बात है, अलग चीज़ है। ये जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया ना कि भाई इंडियंस पे छापा मारा, तो आपको याद है ये काम पाकिस्तानी बॉट्स करते हैं। जनरल बिपिन रावत जब हमारे सीडीएस जो थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तानी बॉट्स ने, पाकिस्तानी जो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर वाले जो इन्होंने हायर कर रखे हैं टुच्चे से लोग, इन्होंने एक माहौल बनाना शुरू किया कि ये इंडियन आर्मी ने खुद ही मरवा डाला है और ऐसा है और वैसा है, सब कुछ, मतलब कि अंदर से ही खाने चल रहा था, आपस में इनकी ये हो गया, पट नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ कर दिया। आपको याद होगा वो जो क्या नाम था उस यूट्यूबर का जिसके खिलाफ मैंने वीडियोस बनाई थी, यार मेरे जहन से वो नाम उतर गया, मेरे दिमाग में वो नाम नहीं आ रहा, छोड़ो यार, जिसका चैनल बैन हुआ उसके बाद, जब मैंने खूब सारा काउंटर किया और बवाल हुआ, उसने जनरल बिपिन रावत के लिए बहुत गजब गजब थ्योरी पेश की थी, कैसा हुआ वैसा हुआ, आरएसएस वालों ने मरवा दिया तो ऐसा किया वैसा किया, बहुत सारी थ्योरी चली थी। उस यूट्यूबर का नाम क्या था यार, भूल गया मैं। तो इस बार भी ऐसा किया गया कि ये, अब चूंकि कुछ ही दिनों पहले ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मिलकर गए थे, कुछ ही दिनों पहले ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बड़ी तारीफ कर रहे थे इनकी, और प्रॉब्लम भी आ रही थी। देखिए $18 बिलियन का जुर्माना ठोकना है ईरान ने अगर वो पाइपलाइन कंप्लीट नहीं होती, और पाइपलाइन अमेरिकी दबाव की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इधर से कह रहे हैं हम कंप्लीट करेंगे, कभी कहते हैं करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। अब इन लोगों को लगा कि अरे यार ये अभी अभी तो मिलके गया था, कहीं ये पनौती ना साबित कर दिया जाए कि भाई पाकिस्तान वाले जहां जा रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, जिनसे हाथ मिला रहे हैं, उस बेचारे की बैंड बज जा रही है। तो इन्होंने एक माहौल क्रिएट करना शुरू किया कि जी देखिए इंडियन था और इंडियन देखा गया, हेलीकॉप्टर के पास एक इंडियन देखा गया था। बताइए ऐसे सिक्योरिटी लैप्स हो सकती है कभी कि ईरानी प्रेसिडेंट जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं वहां पे एक इंडियन दिख रहा हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, एम्बेसी पर, इंडियन एम्बेसी पर छापा मारा, ऐसा मारा, मतलब फर्जीवाड़े की खबर है। अब ये एक्सपोज हो जाते हैं ना बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। खैर, तो ईरान की एम्बेसी की तरफ से भी आया, जब पीएम मोदी ने किया, नहीं बहुत अच्छा लगा, ऐसा पूरी स्टेटमेंट जारी हुई। फिर हमारे यहाँ एक दिन का शोक घोषित किया गया है, हमारा झंडा झुका हुआ है, आधा हाफ मास्ट पे है। तो ईरानी बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो पाकिस्तानी जाल में फंस जाएंगे। तो ये वही टुच्चापना पाकिस्तानी जो हमेशा करते हैं। ये अरे यार प्रोपेगेंडा करो तो कोई हाई फाई बड़ा प्रोपेगेंडा करो यार, क्या ये छोटी मोटी चीजें, ये झूठी मोटी चीजें, मतलब जो 5 मिनट में जो फेक साबित हो जाए, ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं लोग यार। उसके बाद इजराइल के साथ उनका रिसेंटली प्रॉब्लम चल रहा है, और ऊपर से चाइना वाला मसला, क्योंकि चाइना और इंडिया का जो एक क्लैश है वो आपके सामने है। और आपको पता है कि इस टाइम दुनिया जो है वो ब्लॉक्स के ऊपर चल रही है, जैसे कि चाइना और रशिया। ईशान भाई, ब्लॉक्स के ऊपर अभी चल रही है, ब्लॉक्स के ऊपर तो जमाने से चल रही है, कोल्ड वॉर के पहले से चल रही है, वर्ल्ड वॉर में ब्लॉक्स चल रहे थे। ये कोई नई बात थोड़ी ना है कि ब्लॉक्स के ऊपर चल रही है। आप इससे पहले अमेरिकी ब्लॉक में नहीं थे क्या, पाकिस्तान के पैदा होने से बाद? और ईरान का एक ब्लॉक बना हुआ है, इसी तरह इजराइल, यूके और अमेरिका का एक ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। और ईरान ने हमेशा वही काम किए हैं जो कि उनको नहीं पसंद आए। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका, जो ईरान है, वो ईरान का जो प्रेसिडेंट है, रिसेंटली उसने पाकिस्तान विजिट किया है, और $10 बिलियन की उसने ट्रेड के बायलैटरल जो ट्रेड है उसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं, वायदात हुए हैं। लेकिन ये जो खबर है इसके साथ साथ, बल्कि इसके बाद ये भी खबर थी कि ईरान ने इंडिया के साथ भी एक डील की है, जो उनका ईरान में चाबहार पोर्ट है, 10 साल के लिए वो उनके इंडिया के कंट्रोल में जाने, इंडिया के कंट्रोल में। और उसके बाद चाइना उनके अंदर, ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनवा रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अब देखिए इस टाइम पे जो ईरान है वो पूरी दुनिया के साथ लिंक्ड था, ये चीज है, ठीक है, पूरी दुनिया के साथ लिंक था। और अभी पूरी दुनिया इस बात पे तशवीश का इजहार कर रही है कि ये वाकया असल में इसी वक्त क्यों वाकया पेश आना। और इसमें ये भी बात गौर करने वाली है कि 3 हेलीकॉप्टर से, ठीक है, हाँ। और देखिए अगर ये इल्जाम तो मुसाद पे लगाया जा रहा है, अब जिसने भी किया है उसकी एजेंसी की रिपोर्ट बड़ी तगड़ी थी कि सदर इसके अंदर मौजूद है। और दूसरी बात मैं आपको हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा, वो ये है कि जिस लीडर ने भी, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, अमेरिका, पाकिस्तान की मैं 2 मिसालें आपको दूंगा कि जिसने अमेरिका के साथ कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है, उसका इंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको पाकिस्तान से 3 मिसालें दूंगा। जनरल जावलक ने पहली दफा नो किया था अमेरिका को, और इसी तरह की सेम तरीका वारदात था जो ईरानी सदर के साथ हुआ, ठीक हो गया। आमो की बेटी में उसके लिए बंद रख दिए गए थे, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था। दूसरा जुल्फकार अली भुट्टो था,
ठीक है, जिसने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई थी, जुडिशियल मर्डर कर दिया गया, ठीक है उसका। ठीक है। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि हम इनको अड्डे नहीं देंगे, ठीक है। और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई गई। ठीक है। उसके बाद अब देखिए सदाम हुसैन, हाँ। जनरल कजाफी जो था, ठीक है। उसके साथ क्या किया गया। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आती कि अभी ये इन्होंने साइलेंट मैसेज देने की कोशिश की है मुस्लिम वर्ल्ड को, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है वो इस तरह खुल के सामने आएगा। पाकिस्तान का क्या स्टैंड आया है, ठीक है। पाकिस्तान को खुलम खुला एक दिन की छुट्टी अनाउंस की है, एक दिन की छुट्टी अनाउंस की और एक रोजा शोक का ऐलान किया है। हालांकि इस टाइम था कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऊपर लेके जा सकते थे, ठीक है। फ्रंट से लीड किया जा सकता था इसको। हाँ ये भी चीज है, एक साइड पे हम कहते हैं हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अच्छा यहाँ पे भाई मौजूद है, इनसे मतलब पब्लिक की भी ओपिनियन, भाईजान क्या कहना चाहेंगे, ये ईरान के प्रेसिडेंट की जो जान गई है, खबर आप तक पहुंची है, यानी खबर का पता है? जी, इस खबर का तो बिल्कुल पता है। क्या कहना और चाहेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या हमारे तक ये जो न्यूज़ पहुंच रही है, आया कि ये फेक है या इसमें कहाँ तक हकीकत नहीं, है। ये तो रियलिटी है जो उनका, वो बात ठीक है, लेकिन बात यही आ गई ना कि जब भी पाकिस्तान में कोई भी बाहर का वजीर आता है, इवन के पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेनर टीम्स आती हैं, क्रिकेट टीम्स आती हैं, उनके भी अगेंस्ट जो कार्रवाई की जाती है, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो बाहर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि हमारी मुस्लिम उम्मा को स्टैंड लेने की जरूरत है। मुस्लिम उम्मा की तरफ बाद में जाएंगे, पहले ये बताएं हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर क्या एक्शन या रिएक्शन करेगी? हमारी गवर्नमेंट तो फिलहाल आपको पता है जो कुछ कर रही है। अगर हम सॉरी टू से अगर लाइट चली गई है, ओवरऑल देखें तो हम तो इन्हीं चक्करों में पड़े हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, सस्ता हो गया, बत्ती आ गई, बत्ती चलेगी, हमें तो इस तरफ इन्होंने एंगेज कर दिया है। जो भी है, लेकिन ये है कि ईरान के हवाले से दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? अभी तो लोगों को पाकिस्तान के खास तौर पे, जैसे भाई इन्होंने बोला कि ये भी पता नहीं न्यूज़ जो उनकी है वो फेक है या रियल है। देखिए अभी हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको चाहिए था कि वो इस खबर को अच्छे तरीके से हाईलाइट करता। अभी तो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं चीजें, ठीक है। और दूसरा पाकिस्तान का कोई क्लियरली स्टैंड नजर नहीं आता। एक तरफ आप उनके साथ $10 बिलियन की तिजारत करके बैठे हैं, दूसरी तरफ और आपका कोई बयान ही नजर नहीं आ रहा। ठीक है। ये वो वक्त था जब देखिए ईरान पीछे हट गया था ना, अब ईरान का एक मसला बन गया था। पहले नंबर पे तो वो हमारा ब्रदर मुल्क है, ठीक है, हम चाहते हैं कि नेबर कंट्री है। और मेरी बात सुनिए, जैसे ईरान हमारा नेबर कंट्री है वैसे इंडिया भी हमारा नेबर कंट्री है। हमारे जितने हमारे हमसाये हैं उन सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, सबके साथ तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अच्छा अब देखिए, अब पाकिस्तान को ये बहुत अच्छा मौका था कि पाकिस्तान आके फ्रंट पे आके मुस्लिम उम्मा को लीड कर लेता, लेकिन हम इस कंडीशन में हैं। लेकिन हम इस कंडीशन में इसलिए नहीं है कि हमारे पास जमहूरियत लूली लंगड़ी है। ठीक हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज का स्टैंड लेना है, ये जरा दिलशान भाई क्लियर करिएगा। किस चीज का स्टैंड लेना है, किस चीज, इसमें फॉरेन पॉलिसी क्या करती, क्या करना चाहिए था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? हाई तौबा मचा देनी शुरू चाहिए थी, पूरा डेलीगेशन ईरान भेज देना चाहिए था, मतलब समझा नहीं क्या करना, क्या चाहिए था। ये घटना हुई है, दुर्घटना है, ये कोई साजिश नहीं है कि 3 हेलीकॉप्टर थे और तीन में से एक ही क्यों नष्ट हुआ। अरे भैया आसमान में इतने प्लेन उड़ते हैं, एक ही प्लेन क्रैश क्यों होता है? MH370 था ना वो जो गिरा था, वो जिसका पता आज तक नहीं लगा। इतने सारे प्लेन उड़े, उसी के साथ हादसा क्यों हुआ? इसका मतलब कि अरे आप समझिए, कुछ भी हो सकता है ना। और ये तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई एक हेलीकॉप्टर फंस गया, उसमें एक हेलीकॉप्टर के इंजन में उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, वो दबाव नहीं झेल पाया, खराब मौसम था, कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं झेल पाया, पायलट से गलती हो गई होगी, कुछ नहीं संभाल पाया, वो कुछ और गड़बड़ी होगी, 2 हेलीकॉप्टर के साथ नहीं हुई होगी। मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी तो हो जिस पर कुछ विश्वास किया जा सके। और फॉरेन पॉलिसी में क्या किया जाना चाहिए था? भाई भारत की तरफ से भी वही किया गया, एक स्टेटमेंट जारी हुई, हमने कहा कि भैया पूरा देश जो है एक दिन शोक मनाएगा, उसके लिए घोषणा कर दी गई, हमारा झंडा हाफ मास्ट पे झुका हुआ है। अब और क्या हो सकता है? जब उनका फ्यूनरल होगा, अगर बुलाया जाएगा तो रिप्रेजेंटेटिव हमारे चले जाएंगे। इससे अलग चीज क्या होती है कि फ्रंट पे आके लीड करना चाहिए था मुस्लिम उम्मा को? मतलब क्यों? स्टेप बताओ कि क्या करना चाहिए था। कुछ भी यार, जिसको हम अपने संभाल नहीं पा रहे। और हमारे यहाँ तो अपने IMF से पैसे लेने हैं, कैसे लीड? अब हमारा ध्यान इस बात के ऊपर है कि हमने IMF से पैसे लेने हैं, और हमारे अंदर जो गंदम का क्राइसिस इतना बड़ा खड़ा होने वाला है, आप उसको सोच नहीं सकते। वीट का, गंदम का, वो देखिए अभी किसान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं आपके खिलाफ, ठीक है। और इस पूरी जो एक इंटरनेशनल जो एक सिचुएशन बन रही है ना, इसके अंदर अगर कोई सबसे बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है ना, वो मुल्क प्ले कर रहा है, हाँ। तो वो मेरे ख्याल ईरान था जो कर रहा था अभी तक। एक चीज है, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी खबर, कोई ऐसे मतलब एविडेंस नजर आते हैं कि मोसाद या इजराइल या US की कोई एजेंसी इन्वॉल्व है,
ईरान में हिजबुल्लाह एक मतलब जमात है, ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह। उनकी जो हेड है या उसके बेटे ने ये ट्वीट किया बकायदा तौर पे, मैं खुद पढ़ रहा था, उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर जरा भी हमें कोई एविडेंस नजर आए तो हम वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएंगे। क्या समझते हैं ईरान क्या इस टाइम इस पोजीशन में? दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम उम्मा इस्लामिक कंट्री साथ देंगे? देखिए, अगर तो ये वाकई निकल आता है क्लू, तो मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये बात वाकई वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। सारे मुस्लिम कंट्रीज मिल सारे मुस्लिम कंट्रीज नहीं मिल सकते, यही बात। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के साथ आप उनका ब्लॉग देखें ना, रशिया उनके ब्लॉग में मौजूद है, चाइना उनके ब्लॉग में मौजूद है, और तीसरा ईरान मौजूद है। अब देखिए, रशिया, चाइना और ईरान ये तीनों एक दूसरे की मजबूरी है, और चौथा इंडिया भी मजबूरी है चाबहार की वजह से। ठीक हो गया, ठीक है, जो गवादर के बिल्कुल सामने 10 साल के नहीं लगता कि इंडिया किसी भी ऐसे मामले में इन्वॉल्वमेंट करेगा। इंडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, लेकिन इंडिया उस वक्त ये सोचने पे जरूर मजबूर होगा कि हमें किस साइड पे खड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया, हाँ, ऐसी पोजीशन बनने से बचा सकते हैं। ऐसी वो अपनी सर जी, हम अपनी साइड पर खड़े रहेंगे। आप बात नहीं समझ रहे हो। हम अपनी साइड पर खड़े रहेंगे। जब भारत और पाकिस्तान में 4 बार लड़ाइयां हुई तो कौन सी देश ने अपनी सेना भेज दी थी? रशिया ने भेजा था, बस, वो भी अमेरिकन को रोकने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के कहने पर अमेरिकन आ रहे थे। तो चूंकि अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो रशिया ने 1971 में वो भेजा 7th फ्लीट को रोकने के लिए। इसके अलावा उनके सैनिक हमारे यहां से तो आके नहीं लड़े, या आपको जो सपोर्ट कर रहे थे वो उनके सैनिक आपकी तरफ से तो आके नहीं लड़े। वो अपने आप को, या तो वो अपने आप को न्यूट्रल रखेगा, हाँ। वो किसी की तरफ जाएगा नहीं। क्योंकि 2 एग्जांपल्स मौजूद हैं, रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें इंडिया चाहता है या कोई ना कोई होता है, इंडिया न्यूट्रल रहा। उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें चाबहार पोर्ट जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो रशिया से आपको पता है सबसे ज्यादा ऑयल कौन ले रहा है? रशिया बिल्कुल सबसे ज्यादा ऑयल वही ले रहा है। तो पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी लेने की, लेकिन वो बाद में मिला नहीं था, लिहाजा बात है। अब देखिए ना, वो जो चाबहार पोर्ट है वो पूरी सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती है आपस में। ऐसे ही है, जैसे हमें कहते हैं कि सीपैक हमारे लिए गेम चेंजिंग है, जो कि हमें बनता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, पिछले 10-15 साल से यही सुन रहे हैं कि गेम चेंजिंग है, इसी तरह वो चाबहार बना रहे हैं। ठीक है, तो अब लेकिन उसने तो, जो नेतन्याहू है, उसने तो इसके बात को डिनाई कर दिया कि हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर उसका हाथ वाकई निकलता है तो इस खित्ते की सूरत हाल जरूर बदलेगी। ठीक है। अच्छा, देखने वाले, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, इस बात को रोक के आगे फिर बड़ी जबरदस्त किस्म की बात शुरू करते हैं। देखने वाले जरूर बताइएगा। देखिए, मेरी अपनी ओपिनियन हो सकती है, दिलशाद भाई की अपनी ओपिनियन हो सकती है। आपके ख्याल से जो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ ये वाकया पेश आया, ये एक्सीडेंट था, इंसिडेंट था, अटैक था, या जो भी आपकी ओपिनियन है, जाहिर बात है ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओपिनियन जानने को मिलेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिलशाद भाई, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या समझते हैं? ईरान ने थोड़ी कोशिश मतलब आगे आने की अमेरिका का सामना, मैं उसमें फलस्तीन या इसराइल की तरफ नहीं जा रहा, ओवरऑल सैंक्शंस को लेके बात कर रहा हूँ कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई लेकिन ईरान ने उठने की कोशिश की। ये मैसेज अगर गया तो आगे पाकिस्तान कोशिश करेगा। देखिए, यही तो सोचने वाली बात है इस टाइम पे। अगर ईरान ने थोड़ी सी दिलेरी दिखाई है कि उसने कॉन्सिक्वेंसेस भुगते हैं, उसके ऊपर सेक्शंस लगी हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसने उठने की कोशिश की है। उसने अपने हमसाया ममालिक इंडिया के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसने किर्गिस्तान के साथ ट्रेड की है और अपने आप को उठाने की कोशिश की है। अभी हमारे ऊपर सेंक्शंस नहीं लगी हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारा कोई क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास अभी, आप क्या, मुझे इतने पाकिस्तानी हमारे पास खड़े हैं, क्या कोई एक बता सकता है कि हमारे आखिर आने वाले 5 साल का मुआशी प्लान क्या है, इकोनॉमिक प्लान क्या है हमारे पास, जो हमने 5 साल में आगे लेके चलना है? आप दुनिया का कोई भी मुल्क उठा के देख लो, उनके पास आगे 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक मुआशी प्लान होता है जिसको मुताबिक वो लेके चलते हैं। अभी तक हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि हमने IMF से ट्रेंच लेनी है। तो ये प्लान तो तब होगा ना जब आपके पीएम को भीख मांगने से फुर्सत मिलेगी। ये प्लान तो तब होगा ना जब आपके पास विजन होगा। आपको पता नहीं है कि क्या करना है। अभी आप जैसे खड़े हो, आप बोल रहे हो, आप स्टेटमेंट दे रहे हो, आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो। अब आप जो फील्ड है आपकी, मान लीजिए आपकी फील्ड है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और मैं आपको कह दूं कि जी स्पेस प्रोग्राम पे आप एक पॉलिसी बनाइए, आप नहीं बना पाएंगे। या मैं जियोपॉलिटिकल और साइंस में खैर मैं इंटरेस्ट रखता हूं, अगर मुझसे कहा जाए कि भाई मोटर स्पोर्ट्स पे आप एक पॉलिसी बनाई कि मोटर स्पोर्ट्स को कैसे हम इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं, मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है। जिस सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होगी, जिस फील्ड की जानकारी नहीं होगी, मैं उसके लिए काम नहीं कर सकता। तो किसी भी देश के पीएम के पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ग्रोथ करते हैं, किन चीजों पे काम किया जाना चाहिए, उस बारे में उसको नॉलेज होगी तब तो। कोई नॉलेज नहीं है आप लोग के।
सिचुएशन बनेगी? देखिए, वर्ल्ड वार की तरफ तो मेरे ख्याल में तो जा सकता है। मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लोग मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे बताइएगा अगर गलत हूँ मैं। ठीक है। मुझे तो लगता है कि अगर तो क्लियर कट एविडेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है, और उसको दुनिया मान लेती है, बात ये है ना कि मैं तो आपको पहले नंबर पे ये बात बता रहा हूँ कि एविडेंसेस ही नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं एविडेंस मिलेंगे, ठीक है। आपको क़यामत से 10 साल बाद का आपको टाइम दिया, नहीं मिलेंगे एविडेंस, ठीक हो गया। ठीक है। होंगे तब तो मिलेंगे ना, सबसे बड़ा सवाल ये है कि होंगे तब तो मिलेंगे। अगर जो चीज हुई ही नहीं है उसके एविडेंस कहां से मिलेंगे? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर कोई चीज हुई है तो उसका एविडेंस मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एविडेंस आज नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आज तक जनरल ज़ियाउल्लाह के एविडेंस मिले हैं, आज तक जनरल कज़ाफ़ी के मिले हैं, सद्दाम हुसैन के मिले हैं। ये ना तब दौर थोड़ा और था, अब लेटेस्ट दौर है, बड़ी एजेंसीज बड़ी एक्टिव हैं, चाहे ईरान मिले हैं ना सद्दाम हुसैन के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। अमेरिका में ये रिपोर्ट आई और उसके बाद हर तरफ ये बात चल रही है ना, एविडेंस मिले ना कि भाई वहां पे कोई WMS नहीं थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD, वो नहीं मिले इराक में। तो इराक पर जो अमेरिका ने हमला किया वो गलत था। मिले हैं ना एविडेंस, क्या बात कर रहे हैं? ईरान की हो या कोई भी, अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि मौसम की वजह से जो है ना वो क्रैश किया है। और ये तो बात कंफर्म है कि मैं इस चीज को इत्तेफाक तो नहीं मान सकता, ठीक है। ये एक प्रॉपर प्लान के तरीके से किया गया, जो मेरी अपनी जाती राय है, ठीक है। लेकिन मे भी एक्सीडेंट हो, बट ये सोचने वाली बात है कि 3 हेलीकॉप्टर अगर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन में भी होंगे एक दूसरे के साथ, वो मतलब गुफ्तगू या एक दूसरे के साथ उनका लिंक तो होता ही है ना। एक ही जगह पे जा रहे हैं और खास तौर पे प्रेसिडेंट एक हेलीकॉप्टर में मौजूद है और 2 हेलीकॉप्टर हैं, वो कहीं ना कहीं लिंक होंगे, और फिर 8-10 घंटे वो हेलीकॉप्टर का मलबा ही नहीं मिलता। देखिए, टॉप टियर की सिक्योरिटी होती है सदर के साथ, वो आपका हेड ऑफ स्टेट है। जिस एजेंसी ने भी, एक बात तो कंफर्म हो गई, जिस एजेंसी ने भी ये अटैक करवाया है, अगर करवाया है तो ठीक है, अगर हुआ है तो फिर वो एजेंसी नंबर 1 एजेंसी है, ठीक है। अच्छा। फिर वो एजेंसी नंबर 1 एजेंसी है कि जिसने टॉप टियर की सिक्योरिटी को खत्म करके 2 हेलीकॉप्टर को साइड पे लगा के उसको क्रैश करवाया है, ठीक है। और उसमें भी इतने हाई प्रोफाइल लोग, प्रेसिडेंट मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के मौजूद थे, और एक अजरबैजान के कोई स्टेट का गवर्नर भी मौजूद था। मतलब टॉप टियर की सिक्योरिटी थी ना। और इसके बाद हमें अगर ये मुसाद ने किया है तो फिर जो मुस्लिम उम्मा है उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपने कोई कदम उठाया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ भी उठने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी सिक्योरिटी को हाईजैक कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर दूसरे लोगों को क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये जितनी भी डील्स थी, जितने भी प्रोजेक्ट, जैसे पाकिस्तान के साथ $10 बिलियन की, ये आगे आपको लगता है कि कंटिन्यू होगा ये सारा, या जैसे भी नहीं, खित्ते की सूरत हाल तो काफी ज्यादा बदलेगी। एक पॉलिटिकल, हमारे इधर ही होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या कोई नया मतलब हेड आ जाता है, हेड ऑफ स्टेट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं माहदे डिले में हो जाते हैं। जैसे ईरान के साथ तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल मौजूद है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की। हाँ जी, वो तो बहुत डिले में चला गया मामला। इसी तरह जब भी ये हेड ऑफ द स्टेट चेंज होता है तो फिर उसके बाद हर बंदे की अलग-अलग पॉलिटिकल मूव होती है, ठीक है। अब ये इसके बाद मुझे लगता है कि ये खटाई में पड़ने के चांसेस है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए, इसको इस तरह लेके चलना चाहिए। और चाइना के साथ जो ईरान के साथ मामला चल रहे हैं वो मेरा ख्याल खटाई में नहीं पड़ेंगे, वो चलते रहेंगे, क्योंकि इन दोनों की आपस इंडिया के साथ उनके बस वैसे वो चलता रहेगा मामला, क्योंकि उनके साथ उनका कोई मसला ही नहीं है। अभी पाकिस्तान देखे ना, पाकिस्तान ने हमेशा अपना दोगला मौकफ अपनाया है। पाकिस्तान कभी इस जगह पे खड़ा हो जाता है, कभी उस जगह पे खड़ा हो जाता है, इसने क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया। जब तक पाकिस्तान क्लियर कट स्टैंड नहीं लेगा, अमेरिका के प्रेशर में आ जाता है, जाहिर बात है IMF के पास जाना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाता है। नहीं तो किसी का शौक तो नहीं है कि कभी यहाँ खड़े हो कभी वहाँ खड़े हो और अपनी इंसल्ट करवाओ। देखिए, इकोनॉमी की वजह से हम मार खा रहे हैं ना, कि इकोनॉमी की वजह से हमने IMF के पास जाना होता है और IMF को टोटल अमेरिका डील करती है। और ये भी अमेरिका, मैं कोई अमेरिका के लिए मामले में बहुत अच्छे नजरियात नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका की एक चीज़ है जो सबसे बुरी है, वो ये है कि अगर किसी मुल्क में उसने लुच फ्राई करनी होती है तो वो कह देता है कि ये मुल्क का अंदरूनी मामला है, ठीक है, और जिसमें नहीं करने तो वो कहते हैं जमहूरियत को खतरा हो रहा है, इसलिए हमारी डेमोक्रेसी को खतरा, हम इन्वॉल्वमेंट। उनके उधर अपनी जो डेमोक्रेसी है वो भी 100% डेमोक्रेसी नहीं है। मेरे साथ इस बात पे बहस कर लें, ठीक है। वो जो और अभी तक जो प्योर डेमोक्रेसी है वो अभी तक इंडिया में है, जो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अमेरिका के अंदर कोई डेमोक्रेसी वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू जरूर है, लेकिन 100% प्योर उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता। ठीक हो गया। देखने वाले भी जो दिलशाद भाई ने बात की है डेमोक्रेसी के हवाले से, अमेरिका को लेके, इंडिया को लेके, पाकिस्तान को लेके बताइएगा। लेकिन जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इंडिया में भी कहीं ना कहीं आवाज उठती है डेमोक्रेसी को लेके। ओवरऑल
खैर, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा, ईरान के प्रेसिडेंट का जो वाकया पेश आया बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इसमें ना सिर्फ मुस्लिम नॉन मुस्लिम ये इन चीज़ों को दूर पे रख के, बिल्कुल साइड पे रख के सिर्फ नेशन के तौर पे अफसोस करने की जरूरत है। और अगर कोई दूसरा कंट्री इसमें इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम कंट्री सारे इकट्ठे हो जाए, मैं कहता हूँ अगर कोई दूसरा कंट्री इन्वॉल्व हो, किसी एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसमें दुनिया के तमाम कंट्रीज को उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। जी, सबसे पहले एंड पे ये मैं यही मैसेज दूंगा कि ये जो वाकया हो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, और हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी जितने भी है वो सारे ईरान के साथ खड़े हैं। और ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, अगर ये किसी और मुल्क के साथ, क्योंकि इंसानी जान की कीमत बहुत ज्यादा है, और वो भी इतनी हाई प्रोफाइल, और वो इतना भी हाई प्रोफाइल बंदा, एक पॉलिटिकल बंदा है, ठीक है, उसकी जिसके पीछे फैन फॉलोइंग है, जिसके पीछे उसके फॉलोअर्स हैं, उन सब के साथ जो है ना वो मज़ारे यकजिहत करते हैं, यकजहती करते हैं। जबरदस्त हो गया। आप अपनी चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने बातें सुन ली। बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल बातें दिलशाद मैंने आज नहीं की, मतलब ऐसे ही सतही बातें थी। देखिए, एक्ट ऑफ वॉर में अगर दमिश्क में इजराइल ने ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला किया तो वो हमला नजर आया, समझ रहे हैं आप, हमला नजर आया, कहा गया कि उसमें है। अमेरिका ने अगर सुलेमानी को मारा तो उसमें हमला नजर आया। मेरा पॉइंट समझिए, आप इसको बहुत डीपली एनालाइज करने की जरूरत है, हवाई बातें नहीं होती। ईरान ने अगर रिटेलिएट किया तो हमला नजर आया। अगर रईसी की मौत जहर देने से हो जाती, गोली मार दी जाती, कुछ ऐसा होता, मिसाइल आके लग जाती हेलीकॉप्टर पर, तो फिर समझ में आता कि चलो अटैक हुआ है। लेकिन इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, इसमें तो खराब मौसम में चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं। और हेलीकॉप्टर कोई पास थोड़ी ना उड़ रहे होते कि बिल्कुल 5 मीटर के फासले पर हो। एक निश्चित दूरी होती है, वो कई सौ मीटर्स की दूरी होती है। हमें नीचे से लगता है कि वो बिल्कुल पास उड़ रहा है, लेकिन वो पास नहीं होते, वो कई सौ मीटर की दूरी पर होते हैं। और खराब मौसम में अगर ये जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही इलाके में फंस गए हो सकता है कि वहां पर हवा का दबाव कम हो, ज्यादा हो, वो फंस गया हेलीकॉप्टर, बाकी दो नहीं फंसे। तो सतही बातें थी। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान की तरफ से ये बनाने की कोशिश की गई कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। वही जाहिर सी बात है, जब ऐसी घटना होती है तो पाकिस्तान उसमें मौका ढूंढने लगता है, किसी तरह दोनों देशों के बीच ऐसा कर दो वैसा कर दो। रही बात चाबार पोर्ट की या बाकी पॉलिसीज की, देखिए डील साइन हो चुकी है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। अब कोई भी पीएम बने, कुछ भी बने, उस पर चीजें वो आएंगी। और इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है ईरान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी कि उसे पीछे नहीं हटा जा सकता। दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ना, उसमें पीछे नहीं हटा जा सकता। तो इसलिए चाबार पोर्ट पर कोई खतरा नहीं है, वो चलता रहेगा। और हाँ, ये बहुत दुखद घटना है, एक ये दुखद हादसा है। लीडर के नहीं होने से चीजें कुछ टाइम तक परेशान होती हैं, लेकिन वो फिर से चलने लगती हैं, क्योंकि देश को एक सिस्टम चलाता है, एक शख्स नहीं चलाता। और उस सिस्टम को इंप्रूव वो शख्स करता है जो उसके ऊपर बैठा रहता है। तो हाँ, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि मामला आगे निकल जाएगा। तो ज्यादा कुछ मुझे इस पे कहना नहीं है। ये तो भाई क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं है ना। वर्ल्ड वॉर 3 ये बाकी चीजें, ये सब अपनी अपनी स्पेकुलेशंस हैं। और कोई जानबूझकर ऐसे टाइम पे क्यों मारेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आप बताएं कमेंट करके, आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।